हेलो एवरीवन। सो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट लेक्चर है। कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट 1 बोलते हैं। सी ये डिवीजन जो है ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ये डिवीजन किया है कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक जो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट 1 बोलते हैं जनरली, और उसके बाद सेक्शन 124 से लेके एन ऑनवर्ड्स जो आगे तक है जिसमें इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी सारी चीजें आएंगी, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट 2 बोलते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1 से लेके 75 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन होती हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें फिर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट 1 अगर कर लेंगे तो योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डन। नो, कॉन्ट्रैक्ट 2 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अगर क्वेश्चंस आने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 में से 85% चांसेस है तो कॉन्ट्रैक्ट 2 में से 70% चांसेस है। ये दोनों में डिफरेंस है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 2 इज नॉट इम्पॉर्टेंट तो हम उसे स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 2 में बहुत सारी चीजें आती हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब कॉन्ट्रैक्ट 1 तो आपको बताता है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी। कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट 2 हम क्यों पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट 2 है स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 1 में हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, प्रपोजर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट 2 में जब आते हैं, नाउ बिकॉज वी आर डन विथ ऑल द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 में आके हम बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये क्या है? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखो। इसीलिए हम 1 से 75 तक पहले पढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट 2 वाला जो पार्ट है उसको हम सब्सिक्वेंटली करते हैं, क्योंकि चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो, इन सबको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप जनरल टर्म पढ़ोगे, उसके बाद आप उसके स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे ना, तो इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट 1 बोलते हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2। तो नाउ बिकॉज यू आर ऑलरेडी डन विथ योर कॉन्ट्रैक्ट 1 वाला पार्ट, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आई एम अज्यूमिंग कि आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 में जो आपने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको वो अच्छे से पता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बेसिक्स नहीं डील करूंगी, मैं स्ट्रेट अवे आई विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब हम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात करते हैं, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट 2। हमने स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट 2 सेक्शन 124 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट 1 जो आप ऑलरेडी अभी अभी आप पढ़ के बैठे हो, इसमें 1 से लेके 75 तक होता है। ये 124 ऑनवर्ड्स मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इसमें बीच में कई सारे सेक्शंस जो है वो स्किप्ड भी है, इसलिए। ऑलराइट,
इसमें जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस हम लोग इसमें कवर करेंगे, उसमें सबसे पहला आता है इंडेमनिटी, देन गारंटी। पहला आता है इंडेमनिटी, दूसरा आता है गारंटी, तीसरा आता है बेलमेंट, चौथा आता है प्लेज, एंड लास्ट इज एजेंसी। लास्ट इज एजेंसी। तो इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 का सिलेबस। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। इसमें से भी अगर आप इंडेमनिटी, गारंटी और प्लेज वाला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत कम सेक्शंस हैं। इंडेमनिटी में तो सिर्फ 2 ही सेक्शंस हैं, गारंटी में भी इट्स जस्ट 4-5 सेक्शन, सेम विद प्लेज। जो बड़ा पोर्शन है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 के सिलेबस का, वो है बेलमेंट और एजेंसी। वो भी बड़ा एज इन की इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस जो है एज कंपेयर टू दी अदर टॉपिक्स, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज से अगर आप कंपेयर करोगे तो बेलमेंट और एजेंसी में नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा है। बट वो सेक्शंस ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी आपको सिर्फ बेयर एक्ट रीडिंग करनी है, आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें सबसे मेन बात, कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर देयर आर ऑलमोस्ट कहीं 1-2 टॉपिक में केस लॉज है, बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देयर आर नो केसेस। ऐसे कोई केसेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो केसेस हम पढ़ेंगे वो थोड़े बहुत वो एजेंसी में पढ़ेंगे। एजेंसी में हाँ हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, एजेंसी में कुछ केसेस पढ़े जाते हैं, बट जनरली बाकी के सब में अगर आप देखोगे तो कोई केस लॉज नहीं है। बट एट द सेम टाइम इनके जो इलस्ट्रेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसमें केस लॉज नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो इलस्ट्रेशंस में से ही आता है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इसमें कोई केस लॉ नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है, आपको कोई केस के फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कोई केस का इशू आपको यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। इसमें आपको सिर्फ इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं। इलस्ट्रेशंस भी बहुत इजी है बिकॉज ये टॉपिक्स ही अपने आप में बहुत इजी है। तो इसीलिए आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इसकी बेयर एक्ट आपको अच्छे से रीड करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें बेयर एक्ट के अलावा और कुछ है भी नहीं। थोड़े बहुत जो इसमें एक्सप्लेनेशन और नोट्स है दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अलॉन्ग विद द बेयर एक्ट्स। जो उसके एक्सप्लेनेशन के नोट्स हैं वो मैं आपको हर क्लास में जैसे हम करते हैं वैसे हम करेंगे। बट इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको बुक्स रेफर करनी पड़े या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशंस इंटरनेट पे से देखना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो आपका टॉपिक है इट इज स्ट्रिक्ट टू बेयर एक्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट तक सीमित रहना है, आपको बेयर एक्ट से बाहर कुछ नहीं करना है। बेयर एक्ट इज द की। आपके पास अगर इसमें से कोई क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आपको उसका आंसर भी एग्जैक्ट आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा। प्लस इसमें से कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, एंड या फिर व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल या फिर एजेंट। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली बेयर एक्ट के अंदर दी है। बट इसमें क्योंकि कई सारे सेक्शंस हैं और क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है बेयर एक्ट के तक, आप सिर्फ बेयर एक्ट तक स्ट्रिक्ट रहोगे, इसीलिए इसमें सेक्शंस याद करना जरूरी है। यू हैव टू रिमेंबर दी सेक्शंस। इसमें सेक्शंस याद करना बहुत जरूरी है। आपको आपके सेक्शंस याद होने चाहिए। ये जो भी आप सेक्शंस पढ़ेंगे, स्पेशली एजेंसी में, एजेंसी का जो टॉपिक है उसमें आपको सेक्शंस याद होना बहुत जरूरी है। जब हम एजेंसी करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि एजेंसी में सेक्शंस कितने जरूरी हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट,
तो मैंने आपको बताया कि इंडेमनिटी, गारंटी और प्लेज का जो टॉपिक है ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। वन लेक्चर में हमारे ये तीनों हम कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेज में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, बट इंडेमनिटी और गारंटी में टाइम नहीं लगता है, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट ऑल्सो, कंसाइज ऑल्सो। हाँ, एजेंसी पढ़ेंगे जब हम, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब हम बेलमेंट पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब चीजें बहुत सिंपल है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का होने वाला है वो होने वाला है इंडेमनिटी। आज हम इंडेमनिटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसको वाइंड अप भी कर दें, बिकॉज इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको मैं एक ही लेक्चर के अंदर इसको अगर वाइंड अप करवा दूंगी तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप इसको अच्छे से इस पे आप अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पे आप अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि अब क्या होता है ना, मेंस का पेपर है, स्पेशली मेंस के टाइम पे आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो यस दे आर बोरिंग, ये सब्जेक्ट काफी बोरिंग है। अगर मैं when I was also a student, I used to hate this because this subject is very boring. But अगर आप स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में तो this is a star part for you. Like after I studied contract 2, जब मैं पढ़ रही थी during my कॉलेज टाइम, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इट वॉज वेरी बोरिंग फॉर मी, इट वॉज वेरी ब्लैंड, वेरी डल। सिर्फ आप बेयर एक्ट को ही रीड करते रहोगे, बस कोई भी केस लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट गेट्स वेरी मोनोटोनस। बट जब मेरे एग्जाम्स होते थे, आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि प्लीज इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है देन इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उस क्वेश्चन में 90% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपको केस लॉ नहीं मेंशन करना है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, ये कोई वैसा वाला टॉपिक नहीं है जिसमें कि 2-3 थ्योरीज है एंड देन यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। नो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। नो, इट इज जस्ट अ टॉपिक जिसमें आपको स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इनडायरेक्ट या फिर अलग से कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस जीरो नहीं, माइनस में है। इसमें से आते ही नहीं है उस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें नहीं आते। इसमें से एनालिसिस करने वाले वैसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि आप कभी भी इसको आंसर कर सकते हो। इसमें से सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके स्ट्रेट आंसर आपको सिर्फ अपनी बेयर एक्ट को उसमें छापना है, दैट्स इट। So I used to pray to God कि please कॉन्ट्रैक्ट में से सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट 2 में से आने चाहिए, because then I know I had that confidence that I can score 90% in my contract act अगर सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। दो कॉन्ट्रैक्ट 1 जो है, I agree कि वो कॉन्ट्रैक्ट 2 के सामने it is like very interesting because it has so many cases, so many concepts जो कि इतने इंटरेस्टिंग है, उसके सामने ये सब्जेक्ट थोड़ा, ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा बोरिंग है। बट अगर आप स्ट्रिक्टली अपने फायदे के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, अपने मार्क्स के लिए सोचते हैं तो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। ये आप प्रे करो कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर किसी ऐसे, आप अगर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे ना, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया, सपोज कि बेलमेंट पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलमेंट, बेलर एंड बेली, ये क्वेश्चन आया, आपको पूरी की पूरी बेयर एक्ट छापनी है, स्टार्ट किया स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी बेयर एक्ट छापनी है। जस्ट दैट यू हैव टू, ऑब्वियसली यू हैव टू मेक हेड्स कि सबसे पहले बेलमेंट को डिफाइन करोगे, देन प्लेज को डिफाइन करोगे, देन दोनों का डिफरेंस बताओगे, देन हेडिंग डालोगे राइट्स ऑफ द बेलर, देन सारे राइट्स एक साथ लिखने। बेयर एक्ट में वो बीच बीच में है, बीच में 2 राइट्स है, फिर 2 ड्यूटीज है, ऐसे है, बट वो आपको ऑब्वियसली आपको हेड्स में उसको बाइफरकेट करके लिखना है, बस उतनी मेहनत है। बाकी सारी की सारी आपको, इवन इफ लैंग्वेज भी सेम होती है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी बहुत सिंपल यूज हुई है इस वाले पोर्शन में, बेयर एक्ट में भी। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू। तो एग्जामिनर के लिए भी बहुत इजी होता है इसमें मार्क्स एलोकेट करना, क्योंकि वो जब अपनी वो एक आंसर की बना के आते हैं और आंसर कॉपीज जो होती है उसको चेक करते टाइम उस की में से मैच करते हैं,
तो ऑब्वियसली क्योंकि वो की में भी आंसर वही होगा जो बेयर एक्ट में है, आपका आंसर भी वही होगा जो बेयर एक्ट में है, तो आप दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम होगा, आपको फुल आउट ऑफ फुल भी मिल सकते हैं। अगर यही आप दूसरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और उसके आंसर्स की बात करेंगे, उसमें मार्क्स आने के, ऐसे फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज उसमें इतने सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि हो सकता है कि उसके की में जो एक्सप्लेनेशन हो आपकी एक्सप्लेनेशन से कहीं स्लाइड डिफरेंट है, तो उसको लगेगा नहीं नहीं मेरे पास तो जो आंसर की है उसमें वो चीज तो नहीं है, तो वो फिर मार्क्स कम देगा। लेकिन इसमें अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसमें है ही सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन जो कि सिर्फ बेयर एक्ट है। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फेच मार्क्स इन दिस पोर्शन, वेरी वेरी इजी। सो प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेरी केयरफुली, और बहुत अच्छे से इसको आप प्रिपेयर कीजिए। आई विल टीच दिस यूजिंग द बेयर एक्ट ओनली, क्योंकि बेयर एक्ट में आपको जब समझाऊंगी मेरे साथ आप बेयर एक्ट पढ़ो, फिर एक बार खुद से अपने आप से करोगे तो आपकी बेयर एक्ट की याद हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर आप वही एग्जैक्ट लिख पाओगे, क्योंकि इसमें उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम बेयर एक्ट को रेफर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या नोट्स है वो मैं आपको नोट्स में ही प्रोवाइड कर दूंगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ये छोटा सब्जेक्ट है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ सकते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट करें। नो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया है, और आप अपने नोट्स बना के पूरे प्रॉपर रख देते हो। अच्छा, इसमें आपके लिए बहुत इजी है क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना, इसमें से क्वेश्चन से लिमिटेड बनते हैं। आप अपने पहले ही नोट्स तैयार कर लो, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, उसको याद कर लो। पता ही है अगर इनमें से क्वेश्चन आना है तो आपके बनाए हुए नोट्स में से ही आना है, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें से। तो आप एग्जैक्ट याद किया हुआ आंसर लिख सकते हो, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। सो इसीलिए प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी स्कोरिंग, यू कैन स्कोर इवन फुल आउट ऑफ फुल। ऑलराइट, so that is all about the overview of the subject and the syllabus of the subject. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इंडेमनिटी। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहाँ दिया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 के अंदर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहले मैं आपको एक ब्रीफ इसका एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे बेयर सेक्शन को। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देयर आर टू पार्टीज, एक होता है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिफाइड। फर्स्ट होता है इंडेमनिफायर और होता है इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफायर को हम इजी टर्म्स में प्रोमिसर भी बोलते हैं और इंडेमनिफाइड को हम प्रोमिसी भी बोलते हैं। Alright. Now what happens is, for example, A एक पर्सन है, A B को प्रॉमिस करता है कि अगर कभी भी तुम्हें लॉस कॉज होता है, लॉस कॉज ड्यू टू या तो A के खुद के कंडक्ट से या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से, तो इस लॉस को इंडेमनिफाई या फिर रिकॉम्पेंस ए कहता है मैं करूंगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. This is what the contract of
इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक पर्सन, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन प्रॉमिस कर रहा है, ए प्रॉमिस कर रहा है, तो ए कौन हुआ, इंडेमनिफायर, और किसको प्रॉमिस किया जा रहा है, बी को, तो बी कौन हुआ, इंडेमनिफाइड। ऑलराइट, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें कोई लॉस कॉज होता है या तो मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट से या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से, देन मैं ही इसको इंडेमनिफाई करूंगा। इंडेमनिफाई का मतलब होता है टू मेक गुड, मतलब किसी को अगर कोई लॉस हुआ है तो उसके लॉस की भरपाई करना, ये होता है इंडेमनिफाइंग द पर्सन, रिकॉम्पेंसेटिंग द पर्सन। उस पर्सन को जो लॉस हुआ है उसके लिए उसको रीइंबर्स करना, उसको कॉम्पेंसेशन देना, दैट इज रिकॉम्पेंस, दैट इज इंडेमनिफाइड, टू मेक गुड। ऑलराइट, इससे हमें क्या याद आता है, ये थोड़ा थोड़ा किसकी तरह लग रहा है, ये आपने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा। इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज एक पर्सन है ए, उसने वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें उसने इस इंश्योरेंस कंपनी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने गोडाउन के लिए, कि अगर कभी नेचुरल सर्कमस्टांसेस में मेरे गोडाउन में फायर की वजह से कोई लॉस कॉज होता है तो उस लॉस को कौन इंडेमनिफाई करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। आप इंश्योरेंस कराते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने मोटर व्हीकल का मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हो कि अगर आपके मोटर व्हीकल को, आपके कार को कुछ भी लॉस कॉज होता है इन एनी एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी में आप क्लेम डालते हो, इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा क्लेम देती है कि भाई जितना लॉस हुआ है आपको वो पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है। दैट इज व्हाट, दैट इज इंडेमनिफाइंग। आपको कोई लॉस हुआ है, उसके लिए सम अदर पर्सन जिसके साथ आपने ऑलरेडी, आप क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास आप ऐसे ही पहुंच जाओगे, नहीं, पहले आपको उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय परचेजिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके रिटर्न में, अब इसमें आप बोलोगे कि कंसिडरेशन तो है नहीं, व्हाट आर यू गिविंग टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, मंथली प्रीमियम। आप मंथली प्रीमियम देते हो और उसके बदले में इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रॉमिस करती है कि अगर सपोज अगर फायर इंश्योरेंस है, कि अगर आपने जिस चीज का भी इंश्योरेंस कराया है, फायर की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है तो पूरी भरपाई हम करेंगे। अगर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट की वजह से कोई भी अगर आपके व्हीकल को नुकसान होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लॉस को इंडेमनिफाई करेगी। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। जो आपने इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है, ये उसमें लिखा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक इंडेमनिफायर होगा, एक इंडेमनिफाइड होगा। इंडेमनिफायर जो भरपाई करता है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं आपकी लॉस को रिकम्पेंस करूंगा। इंडेमनिफाइड जिसको लॉस कॉज हो रहा है, जिसे इंडेमनिफाई किया जा रहा है। जब इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि या तो मेरे खुद के कॉन्ट्रैक्ट से या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से आपको कभी कोई लॉस हुआ तो आई विल रिकॉम्पेंस दैट, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट होता है प्रोमिसर जिसको हम इंडेमनिफायर बोलते हैं, दूसरा होता है प्रोमिसी जिसको हम इंडेमनिफाइड बोलते हैं। ऑलराइट, तो दैट इज ऑल अबाउट
इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक बार हम सेक्शन 124 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 124 क्या बोलता है? सेक्शन 124 बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, ये वन पार्टी कौन है जो प्रॉमिस कर रही है? इंडेमनिफायर। ऑलराइट, अब वो जब प्रॉमिस करती है टू सेव, दैट मीन्स टू रिकॉम्पेंस दी अदर, अदर पे यहां पे क्या मतलब है? इंडेमनिफाइड। जब वो उसको प्रॉमिस करती है कि मैं आपको सेव करूंगी फ्रॉम एनी लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब इंडेमनिफायर के खुद के कॉन्ट्रैक्ट से या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन के कंडक्ट से, इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से सारी चीज समझा दी। इलस्ट्रेशन देखेंगे हम इसका इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन, द कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा अगेंस्ट एनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग जो सी तुम्हारे अगेंस्ट लेना चाह रहा है। सी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग करना चाह रहा है 200 रुपए के सम के लिए, मे बी उसने उससे पैसे लिए होंगे तो वो उसके अगेंस्ट कुछ 200 रुपए के लिए कुछ प्रोसीडिंग करना चाह रहा है। तो ए बी को बोलता है कि सी जो तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग करने जा रहा है 200 रुपीज की, उसके लिए मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा, मतलब सी के कंडक्ट से अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए रिकॉम्पेंस मैं करूंगा तुम्हें। दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऑलराइट, सेक्शन 125 पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर का मतलब है जिसको हम बोल रहे हैं इंडेमनिफाइड, जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है। अब यहाँ पे उसे अगर एक्चुअल में लॉस कॉज होता है तो उस टाइम उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? प्रॉमिस तो उसने कर दिया है इंडेमनिफायर ने उसे, अब उसको प्रॉमिस तो बेचारे को कर दिया गया है, अब जब उसको एक्चुअली लॉस कॉज होता है तो उस टाइम पे उसके क्या राइट्स होते हैं वो लिखे गए हैं सेक्शन 125 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। लेट्स रीड। द प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट, the promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled, अब वो क्या क्या entitled recover करने के लिए entitled है? To recover from the promisor all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। जो भी damages उसे हुए हैं किसी सूट में उसको पे करना पड़ गया, जिसके मैटर, जिसके रिगार्डिंग आपका प्रॉमिस था। फॉर एग्जाम्पल अगर इलस्ट्रेशन की हम बात करें, यहाँ पे 200 रुपए का प्रोसीडिंग थी तो उसको अगर पे भी करने पड़े इस प्रोसीडिंग में तो कितने करने पड़े? 200 रुपए। तो 200 रुपए एज डैमेजेस वो वापस उससे क्लेम कर सकता है ए से बी। क्यों? क्योंकि उसी ने प्रॉमिस किया था। Alright, all the cost which he may be compelled to pay in any such suit in bringing or defending, कोई सूट अगर किया गया है, अगर उसके जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी के जिसने आपको प्रॉमिस किया है, उसी के कॉन्ट्रैक्ट के वजह से अगर आपको लॉस होता है तो आपने उसके अगेंस्ट सूट किया। अब उस सूट को पूरा फाइल करने में, डिफेंड करने में जितने भी कॉस्ट लगा है आपका, ऑलराइट, वो जो है वो रिकवर कर सकता है इफ ही डिड नॉट कॉन्ट्रवीन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रॉमिसर और acted as it would have been prudent for him to act in the absence of contract of indemnity। और उसने बिल्कुल अपनी तरफ से वो राइट है, मतलब उसने एक प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट किया है, तो जितना भी कॉस्ट उसने लगाया है इन ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग द सूट, उतना पूरा का पूरा कॉस्ट ये जो है ये रिकवर कर सकता है। ऑलराइट,
all these sums which he have to pay under the terms of compromise any such suit. इस पूरे सूट में अगर उसका फॉर एग्जाम्पल कोई सेटलमेंट हो गया आउट ऑफ द कोर्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उसको कॉम्प्रोमाइज में अगर कुछ सम पे करना पड़ गया है सामने वाली पर्सन पार्टी को एज सेटलमेंट अमाउंट, तो वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज वाले जो अमाउंट उसने दिया है वो भी वो क्लेम कर सकता है जिसने प्रॉमिस किया है, क्योंकि उसने बोला है ना लॉस, ये भी तो इसका अननेसेसरी लॉस है, तो इसके लिए भी वो इंडेमनिफाई करने के लिए बोल सकता है जिसने उसको प्रॉमिस किया है। When the compromise was not contrary to the order of the promisor and it would or was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of the contract of indemnity, तो उसने अपनी तरफ से सही एक्ट किया है, तो अगर उसने कोई कॉम्प्रोमाइज में सम दिया है तो वो भी उसका इंडेमनिफाई हो जाएगा, रिकॉम्पेंस हो जाएगा। ऑलराइट, अब कुछ नोट्स में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, हम उसको रीड कर लेते हैं, साथ साथ में हम समझते चलेंगे। सेक्शन 124 क्या बोलता है? सेक्शन 124 डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज द वन जिसमें प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है प्रॉमिसी को कि वो उसको सेव करेगा किसी भी लॉस से जो या तो उसके खुद के कंडक्ट से हो रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से हो रहे हैं। यही तो मैंने आपको समझाया, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड, इंडेमनिटी। ऑलराइट, इंडेमनिटी इज यूज्ड इन लॉ इन मेनी सेंसेस। अच्छा, ये भी एक और चीज है कि दिस चैप्टर ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 124, 125 ऑफ इंडियन एविडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दे आर नॉट एग्जॉस्टिव अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी। जरूरी नहीं है कि इंडेमनिटी बस इतना ही है जितना इन दो सेक्शंस में दिया हुआ है, नहीं। इंडेमनिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है। इसमें तो सिर्फ एक काइंड ऑफ इंडेमनिटी दी गई है, बट और भी तरीके होते हैं इंडेमनिफाई करने के। इन शॉर्ट, इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट उस हर जगह पे अप्लाई होगा जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लॉस को रिकम्पेंस करने के लिए प्रॉमिस करता है। अब वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 124, 125 में ही हो। अगर कोई एम्प्लॉयर है उसका भी एक इंडेमनिटी की ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटी करते टाइम अगर एम्प्लॉय को कोई भी लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। वो इधर लिखा नहीं है, बट ये भी इंडेमनिटी का ही कॉन्सेप्ट हुआ क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। सेम विद प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते टाइम अगर एजेंट को कोई लॉस कॉज होता है तो उसको कौन रिकॉम्पेंस करेगा? उसको प्रिंसिपल रिकॉम्पेंस करेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें भी इंडेमनिटी ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हम 124, 125 पढ़ रहे हैं दे आर एग्जॉस्टिव अबाउट इंडेमनिटी। दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेक्शन 124, 125. इट इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, it means to recompense for any loss or liability which a person has incurred, such duty arising from the agreement or otherwise. सेक्शन 124 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्ड यूज हुआ है नैरो सेंस में। इस सेक्शन में ये सिर्फ लिमिटेड है कॉन्ट्रैक्ट टू सेव द प्रोमिसी फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द क्लेम्स ऑफ द पर्सन्स। In an indemnity, the possibility of risk of any loss happening is only contingent as against the indemnifier. It may be an express contract or implied contract. अब ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जहां पे आप एक्सप्रेसली ये बात लिख के दे रहे हो कि तुम्हें कोई लॉस होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब अगर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है तो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप दे हैव, जो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, इट इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वहां पर इंडेमनिटी लगेगा ही लगेगा। लिख के देने की जरूरत नहीं है कि अगर एजेंट को प्रिंसिपल की वजह से कोई लॉस होता है तो प्रिंसिपल उसको इंडेमनिफाई करेगा। ये इम्प्लाइड है। सो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। Section 124 and 125 do not embody the whole law on the subject of contract of indemnity. इंडेमनिटी का ये पूरा लॉ नहीं है, मैंने आपको बताया। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडेमनिटी की बात की गई है जो एक प्रॉमिस से आती है, बट इसके अलावा भी कई अदर तरीके की इंडेमनिटीज होती हैं जो हर एक जगह पे अप्लाई होती है। ऑलराइट,
इंडेमनिटी अदरवाइज देन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इंडेमनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लगता है, जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव अबाउट द टॉपिक ऑफ इंडेमनिटी। ऑलराइट, सेक्शन 125 के अंदर राइट दिया गया है प्रोमिसी का, जो कि है इंडेमनिफाइड, उसके राइट्स दिए गए हैं कि जब प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया गया है, वो डैमेजेस रिकवर कर सकता है जो उसको पे करने पड़ गए किसी मैटर में, वो कॉस्ट रिकवर कर सकता है जो उसके सूट फाइल करने में, डिफेंड करने में लग गया, या कोई एक अमाउंट है जो उसने कॉम्प्रोमाइज में दिया है, ये तीन चीजें वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर सकता है। ये इसका राइट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 124, 125। मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप स्टार्ट करोगे, आप 2 सेक्शंस पढ़ोगे, वहीं तक ये सीमित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये 2 सेक्शंस में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या होता है ना, इंडेमनिटी में सपोज आपसे वे क्या पूछ सकते हैं आपसे इसमें, या आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहले तो थ्योरेटिकल आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, define indemnity, what is the difference between indemnity and guarantee, define the rights of the indemnity holder, that is the indemnified, direct question। इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसे हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। अब ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, कुछ आपको फिक्शनल, कुछ आपको ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, आपको उसमें पता करना है कि क्या यहाँ पे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको ये बताना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। भले ही इसमें 2 सेक्शंस हैं, बट इन 2 सेक्शंस में क्या कॉन्सेप्ट की बात की गई है आपको वो पता होना चाहिए। इन 2 सेक्शंस को कैसे आपको अपने फैक्ट्स पे, आपको अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, आपको वो पता होना चाहिए। इसमें आपने देखा इस चैप्टर में इलस्ट्रेशंस भी बहुत कम है, एक ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ, दैट वो भी बहुत ईजी सा है। बट इसका मतलब ये है कि इलस्ट्रेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको कुछ भी प्रॉब्लम दे दी जाएगी, इसी पे बेस्ड, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम या फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, आपको उस पे अप्लाई करना है कि क्या इंडेमनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं, क्या इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उस वो कॉन्सेप्ट इस फैक्ट पे, इस प्रॉब्लम पे अप्लाई हो रहा है। अगर हो रहा है देन इट इज वेरी गुड, आपको इशू फ्रेम करना होगा, देन आपको लॉ बताना है, देन उस लॉ को आपको फैक्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू स्टेट द कंक्लूजन कि वेदर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और नॉट। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो एज पर सेक्शन 125 द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दिस अमाउंट। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन बेस्ड है और ये ऐसे नहीं आती हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास सैंपल पेपर्स हैं बहुत सारे, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडेमनिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब आज मैंने ये करा दिया, इसका रिविजन अगर आप करने बैठेंगे बेयर एक्ट तो 10 मिनट में हो जाएगा। क्या बस यही रिविजन है? क्या यही हम बोलेंगे कि बस आज की क्लास का रिविजन 10 मिनट्स का? नो, ये रिविजन नहीं है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 जब तक हमारा चलेगा उसमें आपको रिविजन कैसे करना है, लेट मी जस्ट टेल यू। जब आप अपने डेली लेक्चर्स को रिवाइज करोगे, जब आप अपने डेली लेक्चर्स को रिवाइज करोगे तो
सो इट्स लाइक अब आपको इसमें रिविजन कैसे करना है। तो जब आप अपने डेली लेक्चर्स को रिवाइज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट 2 जब तक आपका चल रहा है तब तक की बात बताती हूँ, जब आप अपने डेली लेक्चर्स को रिवाइज करोगे तो आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इसमें बेयर एक्ट पढ़नी है। जो बेयर एक्ट में लिखा है पहले आपको वो पढ़ना है। आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं, जितना भी बेयर एक्ट में है पहले आपको वो पढ़ना है। इसके बाद आपके पास अगर कुछ सैंपल पेपर्स है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी के, किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स के मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर में देखो कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यू हैव टू मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। वो उसका आंसर भी हो जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, आपको वो फैक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो द थिंग इज कि आपको पहले अपने नोट्स बनाओ, आप प्रॉपर अपने नोट्स बना लो। उसके बाद आप बेयर एक्ट पढ़ोगे। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे आपका रिवीजन खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर ये रिवीजन है तो 10 मिनट में हो जाना है आपका। यहाँ आपका रिवीजन खत्म नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्च दी सैंपल पेपर्स कि सैंपल पेपर्स में क्या कौन से क्वेश्चंस है। इंडेमनिटी, मैं आज के रिवीजन की बात कर रही हूँ कि आपको इंडेमनिटी से रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चंस है। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो थ्योरी क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे बैठ के। उससे क्या होगा, जो आपने अभी अभी बेयर एक्ट रिवाइज किया है, हमारी क्लास रिवाइज की है, वो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा वो। बिकॉज आप जब लिख लोगे ना तो फिर आप उसको कभी भूलोगे नहीं और आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है तो आपको प्रॉपरली उसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स आपको पहले इशू लिखना है, देन आपको लॉ लिखना है, देन you have to apply the law on the facts and then आपको conclusion देना है, तो ये पूरा आप हर एक इंडेमनिटी से रिगार्डिंग जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं सैंपल पेपर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, किसी भी स्टेट का, वो आप सॉल्व करोगे पूरा बैठ के। ये होगा आपका एक प्रॉपर रिविजन विच इज गोइंग टू टेक अराउंड 1.5 to 2 hours। अगर आप अच्छे से बैठ के लिखोगे सारे सैंपल पेपर से, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर आप दे दो, 10 इयर्स के पेपर्स निकालो। फॉर एग्जांपल आप जिस स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके पिछले 10 साल के मेंस के पेपर निकालो और उसमें से देखो कि इंडेमनिटी पर से कौन सा क्वेश्चन आए। तो आपके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व होते जाएंगे धीरे धीरे करके, और आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। फिर इसको आप रख सकते हो वाइंड अप करके। अगर आपने इतना रिविजन कर लिया ना, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप इसको साइड रख सकते हो कि अब ये टॉपिक मेरा 110% कवर हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। नाउ देयर इज नो नीड टू फर्दर टच इट। अब आप फिर इसको एग्जाम के टाइम पे जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा कि आपने इसमें कौन से आंसर्स लिखे थे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद द रिविजन, क्योंकि अगर सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ोगे रिविजन में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 का रिविजन जो होगा वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये नहीं करना है, हमें बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। That is all for today's lecture. अगले लेक्चर में that is all about indemnity. तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, हम करेंगे गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बट दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, सो प्लीज फॉलो दैट। ऑलराइट, so that is all for today. We'll meet in the next lecture. Till then, please have a nice day. Take care. Thank you so much.